सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 294 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अब तक हमने जो इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे जितने भी क्वेश्चंस करे रिडक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड, उनमें आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और देखिएगा, हमने इंडेफिनिट एंड डेफिनेट इंटीग्रल दोनों से ही रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। और वो कहां से मिलेंगे, चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं क्विकली। सो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 294 नंबर का वीडियो जो है रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ cos टू दी पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 के लिए हमारा जो रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट क्या आता है कि देखिए, जब हमारे पास n इज इक्वल टू ओड नंबर होगा तब हमारे पास में एक रिजल्ट ये होगा, एंड जब हमारे पास n इज इक्वल टू इवन नंबर होगा तब हमारे पास में ये रिजल्ट होगा। और ये दोनों रिजल्ट जब हमारे पास cos टू दी पावर n है, जब हमारे पास sin टू दी पावर n है, दोनों के लिए सेम है। बट मैंने जो sin टू दी पावर n का आपको प्रूव करके बताया था, आज मैं बता रहा हूं cos टू दी पावर n का जब हम करेंगे तो वो किस तरह से प्रूव करेंगे फॉर डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। सो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल की बात की है तो इसमें आपका सवाल आना चाहिए कि यही जो है हमारे पास में इंटीग्रल, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल में अगर आ जाए विदाउट 0 टू पाई बाई 2 लिमिट्स के, तो हमारे पास में इसका रिजल्ट होता है ये। और इस रिजल्ट का जो मैंने प्रूव है वो प्रूव कर रखा है, देखिएगा 293 नंबर की वीडियो में। ओके, और इन सभी वीडियोस का जो मैंने यहाँ पे नंबर दिया है, ये सभी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, cos टू दी पावर n एंड sin टू दी पावर n दोनों के लिए। ओके, अब मैं प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको ये जान लेना जरूरी है कि हमें रिडक्शन फॉर्मूले की नीड आखिर क्यों पड़ी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम cos टू दी पावर n या sin टू दी पावर n की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली, इतना बड़ा हमारे पास में कोई डायरेक्टली इंटीग्रल निकालने का इनके लिए है नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि इनकी जो डिग्री या ऑर्डर है इसको रिड्यूस करना रहता है। और जैसा कि इसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है कुछ, और रिड्यूस क्या हो रहा है, इसकी ऑर्डर या डिग्री में हम रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सो यही बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। एन इंटीग्रल विच इज नॉट पॉसिबल टू इंटीग्रेट डायरेक्टली विल बी इंटीग्रेटेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑर्डर और डिग्री। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो स्टेप 1 में तो जैसा कि मैंने इसकी प्रॉब्लम बताई कि यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्टली इंटीग्रल इसका निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इसको मेक इट पॉसिबल करना पड़ेगा टू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली। और डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए मुझे यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसमें हम आइलेट का यूज में लेते थे। सो पहली चीज तो आप ये देखिए कि आइलेट का हम यूज में कब लेते थे, ये आपको पता लगेगा जब हम आइलेट की फुल फॉर्म जानेंगे। और आइलेट की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या बोलती है, जहां पे I इनवर्स, L लॉगरिथमिक एंड A एल्जेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दिखाता है। यानी कि किन्हीं भी दो फंक्शंस, इनमें से कोई भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो उनका प्रायोरिटी ऑर्डर इसी ऑर्डर में रहेगा जिस ऑर्डर में हमारे पास में ये लिखे रहेंगे। यानी कि जो हमारे पास पहले होगा उसको फर्स्ट दे देंगे, जो दूसरा नंबर पे होगा उसको दूसरा नंबर दे देंगे। एंड यहाँ पे जब हम इस तरह से नंबरिंग कर देंगे तो इनका इंटीग्रेशन किस तरह से होता है कि जिसका हमने फर्स्ट किया था नंबरिंग उसको हमें बाहर रखना है, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस जिसका हमने इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले टर्म में किया था अगेन हमें उसी का इंटीग्रेशन करना है सेकंड वाले टर्म में भी। यानी कि यहाँ पे सेकंड का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है, एंड फर्स्ट जिसको हमने बाहर रखा था फर्स्ट टर्म में, इसका अब हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। और इन दोनों से जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के रिजल्टेंट का भी मुझे मल्टीप्लीकेशन जो आएगा उसका मुझे अगेन इंटीग्रेशन कर देना है, यानी कि होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, सो यहां से ये तो होता है आइलेट। अब जो मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था कि हमें cos टू दी पावर n x का यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए मेक इट पॉसिबल टर्म बनाना है, और यहाँ पे पॉसिबल करने के लिए मैं cos टू दी पावर जो n है इसको मैं दो टुकड़ों में बांट के लिख रहा हूं। यानी कि मैंने इसमें से cos टू दी पावर n-1 अलग लिख लिया है मल्टीप्लीकेशन में, एंड cos टू दी पावर x अलग लिख लिया है। यानी कि यहाँ पे cos टू दी पावर 1 है, एंड इसको अगर हम, जब हमारे पास बेस सेम है तो हम जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो सेम जिसका हमने दो टुकड़ों में किया है वही हमारे पास आ जाएगा। यानी कि n-1 + 1 क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सो यहां से अब देखिएगा, मैंने कहा था आपको कि किन्हीं भी दो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम आइलेट यूज में लेते हैं, बट यहाँ पे तो दोनों ही मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो जब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि इसको फर्स्ट ले किसको सेकंड ले। तो उसका सॉल्यूशन है कि देखो, यहाँ पे जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो इंटीग्रेशन करने के लिए पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि cos x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं और cos x का डायरेक्टली कर भी सकते हैं, बट cos टू दी पावर n-1 का अगर हम करने की सोचेंगे तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो हमने cos टू दी पावर n के लिए सोची थी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे को यहाँ पे मानना पड़ेगा cos x को सेकंड, क्योंकि हमें क्या करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। तो सेकंड हमने माना है cos x को, एंड फर्स्ट मान लिया है cos टू दी पावर n-1 को। ठीक है, सो यहाँ पे एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हमने इक्वेशन 1 जिसको दी है
वो दिया है यहाँ पे आई एन, मैंने इसको कंसीडर किया है। सो आई एन कंसीडर करने का रीजन क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जो एन है, इस एन से इस एन को आपको रिलेट करना है, यानी कि आगे चल के मैं आपको वापस से रिमाइंड करा दूंगा कि हमने क्यों यहाँ पे इसको बताया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे आई एन इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट को बाहर रख दिया है, एंड ये इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पे रह जाएगी, माइनस अगेन इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, एंड जिसको हमने फर्स्ट टर्म में बाहर रखा था इसका हमें अब क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी कि cos टू द पावर n माइनस 1 x का हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x, एंड सेकंड का हमें अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन मेरे पास में sin x हो जाएगा। जब हम cos x के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो माइनस का sin x होता है, बट जब सेम के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। सो यहाँ पे sin x आ जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में, एंड अगेन जो sin x मेरे पास इंटीग्रेशन से आया था यही sin x यहाँ पे आएगा। अब देखिएगा cos टू द पावर n माइनस 1 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पावर को आगे लेना पड़ेगा, एंड जो फंक्शन है इसकी पावर में से हमें -1 कर देना होता है, यानी कि cos टू द पावर n माइनस 2x हो जाएगा। अब जब हम पावर का करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, cos x है। सो cos x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, माइनस का sin x। सो माइनस का sin x मैंने लिख दिया है। अब अगर आपको और आगे जाना है तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि हमारा जो sin x है, सो ये cos x जो है वो cos x किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पे x को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास 1 आ जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं समझा। सो देखिएगा यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस तो मेरा बाहर आ जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड n माइनस 1 एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ पे बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के। सो यहाँ से cos टू द पावर n माइनस 2x एंड साइन स्क्वायर x हो जाएगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो अब देखिएगा यहाँ से जब हम इनका लिमिट्स को ओपन करेंगे, एंड लिमिट्स को ओपन करने के लिए मेरे को अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट लगाना रहता है, यानी कि साइन पाई बाई 2 मल्टीप्लीकेशन cos टू द पावर n माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 एंड मल्टीप्लीकेशन cos टू द पावर n माइनस 1 0। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास cos पाई बाई 2 होता है वो क्या होता है, 0 होता है, एंड 0 की पावर भी n माइनस 1 क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ से ये पूरा टर्म मेरे पास 0 आ जाएगा, एंड अगेन एज इट इज साइन 0 मेरे पास 0 होता है, तो ये पूरा टर्म भी 0 हो गया। इट मीन्स ये तो मेरे पास क्या मिला, 0 मिला यहाँ से आउटकम। तो यहां से देखिएगा मेरे पास ओनली रिमेनिंग रहा है n माइनस 1। अब इसको मेक इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट करने के लिए हमें साइन स्क्वायर एक्स की जो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखने का मेरा रीजन क्या है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन एक टर्म में हो रहा है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं, यानी कि दो पार्ट्स में करने का यहाँ पे देखिएगा क्या सेंस बनेगा कि जब हम इसको अलग करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम जब ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में इस 1 से मल्टीप्लाई होगा एक बार, तो यहाँ पे n माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर n माइनस 2 आ जाएगा ये वाला, एंड देन माइनस ये वाला एंड cos टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन cos स्क्वायर एक्स, यानी कि हमारे पास अगेन बेस सेम है, एंड पावर n माइनस 2 प्लस में 2, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा n। तो यहाँ से देखिए cos टू द पावर nx आ जाएगा। अब देखिएगा जो मैंने कहा था कि हमें यहाँ पे आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos n x है, जिसमें n से n को रिलेट करना है फ्रॉम द इक्वेशन 1। तो वहां पे n से n को रिलेट करने का मतलब ये था कि यहाँ पे जब हमने इसको आई एन माना था तो इसको अगेन यहाँ पे आई एन रख देना है या वैल्यू पुट कर देना है, एंड जो हमने cos टू द पावर n x के लिए आई एन बोला था, तो जब हम cos टू द पावर n माइनस 2 के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ n माइनस 2। तो यहाँ पे आई ऑफ n माइनस 2 आ गया, एंड n माइनस 1 एज इट इज इन दोनों के साथ आ जाएगा। अब in जो मेरे पास LHS में है, इस LHS के साथ में ही RHS वाले को ले लेंगे in को, तो इनकी जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, जहां से माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा n मल्टीप्लीकेशन आई एन इज इक्वल्स टू n माइनस 1 आई ऑफ n माइनस 2। सो आई ऑफ n माइनस 2, अब देखिए यहाँ से n को जब हम इधर ले जाएंगे तो मेरे पास ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आई ऑफ n इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लीकेशन आई ऑफ n माइनस 2। अब इसको आपको किस तरह से ऑब्जर्व करना है वो देखिएगा, यहाँ पे आई ऑफ n है तो यहाँ पे n से इस n को रिलेट करना है। इट मींस जब मेरे पास आई ऑफ n की बात की जा रही है तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी क्या लेना है, उसके इक्वल टर्म यानी कि n ले लेना है, एंड उससे जस्ट एक कम मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 आ जाएगा, एंड जस्ट उससे अगेन एक कम मेरे पास i के साथ आ जाएगा, यानी कि आई ऑफ n माइनस 2 इन दी न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो यहां से मेरे पास जो i n आया है इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। सो लास्ट पेज की हमारी जो लर्निंग थी उसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पेज से। देखिएगा यहाँ से हमने इतनी बात कर ली थी जिसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया था। अब
यहाँ पे जो हमने बात की थी कि हमारे पास n इज इक्वल टू ओड होगा तब मेरे पास रिजल्ट कुछ और होगा, और जब हमारे पास n इज इक्वल टू इवन होगा तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट अलग होगा। सो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल इफ n इज इक्वल टू ऑड। अब जब मेरे पास n ऑड है तो देखिएगा n जब मेरे पास ऑड है तो ऑड टर्म्स मेरे पास में हमेशा 2 के अंतराल में आएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेरे पास एक अगर ऑड है तो 1 3 5 7, ठीक है, 2 2 के अंतराल में आ रहे हैं ऑड टर्म्स। तो अगर इसी तरह से मैं n इज ऑड है तो n से जस्ट छोटा मेरे पास कौन सा आएगा, n-2 ऑड आएगा ना, ठीक है। सो यहां से i ऑफ n-2 की मैं बात करता हूं तो देखिएगा i ऑफ n-2 क्या कहा था, n-2 को जब मैंने रिलेट करना है तो यहाँ पे n-2 के इक्वल कौन सा टर्म आएगा जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि n-2 है तो ये भी n-2, एंड इससे एक कम मेरे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में यानी कि n-3, एंड अगेन उससे एक कम मेरे पास i ऑफ n-4 आ जाएगा जिसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया है, एंड ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया है, ठीक है। सो यहां से अब अगेन मैं इससे एक और छोटी टर्म लेता हूं, ऑड टर्म ही, यानी कि i ऑफ n-4 के लिए बात करता हूं तो देखिएगा यहाँ पे अगेन मेरे पास डिनोमिनेटर में n-4 आ जाएगा, एंड उससे एक कम n-5 न्यूमरेटर में, एंड अगेन उससे एक कम मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा i ऑफ n-5 -1 यानी कि i ऑफ n-6। ओके, सो यहां से अब मैंने इन दो रिजल्ट्स को जो निकाला है उनको निकालने का मेरा जो रीजन था वो ये था कि अगर मैं यहां से i ऑफ 5 की वैल्यू निकालना चाहूं, मान के चलिए i ऑफ 5 निकालना चाह रहा हूं तो n-4 में मुझे n की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास i ऑफ 5 आ जाए, यानी कि मुझे यहाँ पे n की वैल्यू जो है 9 रखना पड़ेगा क्योंकि 9-4 मेरे पास क्या होता है 5 होता है। या तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यूज इस तरह से इसमें रख के, बट अगर जो मैंने ऑब्जर्वेशन वाली बात बताई थी उसके थ्रू जाए तो अगर मैं i ऑफ 5 की बात करता हूं तो यहाँ पे अगेन i ऑफ 5 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 5 आएगा, उससे एक कम न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, एंड उससे एक कम मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा i के साथ में यानी कि i ऑफ 3। तो ये मेरे पास में i ऑफ 5 की वैल्यू आ गई है जो मेरे पास एक ऑड टर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं i ऑफ 3 की। सो i ऑफ 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर मेरे पास में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2, एंड उससे एक कम i ऑफ 1। सो यहाँ पे देखिएगा जब मेरे पास 2/3 i ऑफ 1 आ गया तो i ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जब हमारे पास in की वैल्यू cos ऑफ n x थी तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 रखी, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा sin x, एंड sin x के लिए जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिमिट्स को एक्सटेंड करेंगे तो देखिएगा मेरे पास क्या आएगा sin π/2 माइनस में 0, यानी कि sin π/2 माइनस sin 0, यानी कि यहां से मेरे पास में क्या आ गया 2/3 आ गया ओनली। इट मीन्स मेरे पास i3 की जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2/3, और इसको मैं लोवेस्ट पॉसिबल ऑड वैल्यू इसकी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखिएगा i ऑफ 3 के लिए i ऑफ 3 से छोटी जस्ट जो निकाल लेंगे ऑड नंबर वो क्या आएगी i ऑफ 1 आएगी। अब मान के चलिए i ऑफ 1 आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, और 1 से जस्ट छोटी आपको ऊपर न्यूमरेटर में रखनी पड़ेगी, यानी कि वो तो 0 हो गई, तो ये तो पूरा टाइम हमारे पास बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स ये मेरे पास लोवेस्ट पॉसिबल ऑड नंबर क्या आएगा i ऑफ 3 आ जाएगा। सो अगर मैं इसके रिजल्ट्स को कंक्लूड करके एक बार में लिखना चाहूं फॉर द n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि i ऑफ n के लिए मेरे पास मैक्सिमम क्या आया था जब हमारे पास n था, n के लिए मेरे पास देखिए क्या आया था यहाँ पे n-1 आया था, यानी कि मैक्सिमम टर्म मेरे पास न्यूमरेटर में क्या रहेगा n-1, उससे जस्ट छोटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा n-1 मल्टीप्लीकेशन n-3 मल्टीप्लीकेशन n-5, 2 के अंतराल में ही आएगा, जाहिर सी बात है जब हम ऑड की बात कर रहे हैं तो। अब ये जाएगा कहां तक, ये है ना सबसे मेन चीज, तो जाएगा वहां तक जो हमारा लोवेस्ट पॉसिबल ऑड नंबर था, यानी कि i ऑफ 3 में मेरे पास रिजल्टेंट क्या आई थी वैल्यू निकल के 2 आई थी, इट मींस यहां पे रहेगा 2। एंड जब हम डिनोमिनेटर की बात करें तो अगेन आप जाइए डिनोमिनेटर में i ऑफ n के लिए हमने जब निकाला था तो क्या आया था n आया था, एंड अगेन n के बाद में टर्म क्या आएगा n-2 एंड n-4। अब बात करते हैं इसमें लास्ट टर्म क्या आएगा, तो देखिए लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, तो ये तो हमने निकाल दिया है प्रूफ जब हमारे पास n क्या है ऑड है। अब बात करते हैं सेम इसी तरह से जब हमारे पास n की वैल्यू क्या है इवन नंबर है। सो अगेन जब हमारे पास n की वैल्यू इवन नंबर होगी और n सबसे बड़ा टर्म है मेरे पास तो इससे जस्ट छोटी इवन नंबर क्या होगी, जस्ट छोटी इवन नंबर हमारे पास n-2 होगी। सो n-2 के लिए अगर मैं निकालूंगा तो अगेन यहाँ पे n-2 उससे एक कम n-3 एंड उससे एक कम i ऑफ n-4 हो जाएगा। एंड इसी तरह से जो हमने ऊपर निकाला था सेम यहाँ पे i ऑफ n-4 निकाल लिया है मैंने, तो यहाँ पे भी यही रिजल्ट आया है जो ऊपर हमारे पास रिजल्ट आया था सेम। अगेन यहाँ पे i ऑफ 4 निकाला मैंने तो 4 3 2, अगेन i ऑफ 2 के लिए 2 1, एंड जब हम 0 की बात करेंगे i ऑफ 0 तो यहाँ पे i ऑफ 0 के लिए cos ऑफ 0 हो जाएगा, एंड cos ऑफ 0 मेरे पास 1 हो जाएगा, तो 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
x आ जाएगा। इट मीन्स यहां से x की जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/2 माइनस 0 मेरे पास में क्या आएगा, π/2 मल्टीप्लीकेशन में 2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लीकेशन π/2 आएगा मेरे पास कौन सी वैल्यू, लोवेस्ट पॉसिबल इवन वैल्यू। सो लोवेस्ट पॉसिबल इवन वैल्यू तक जब हम आई गए तो हमारे पास इसको कंक्लूजन करने का भी मौका मिल गया, यानी कि आई ऑफ एन की वैल्यू मेरे पास में फाइनली कहां से निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम टर्म क्या आया था, आई ऑफ एन, n-1 न्यूमरेटर में। ओके, सो n-1 मल्टीप्लीकेशन n-3 मल्टीप्लीकेशन n-5 एंड जाएगा कहां तक, यहाँ पे 1 तक जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे π/2 मेरे पास आएगा, ठीक है। एंड अगेन जब हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आया था, n आया था, यहाँ पे देखिएगा अगेन यहाँ पे n है एंड n से जस्ट छोटा मेरे पास क्या आएगा, इवन नंबर n-2 आएगा मल्टीप्लीकेशन n-4 एंड लास्ट हमारा टर्म क्या बनेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा एंड π/2 मेरा एज इट इज ये वाला सेपरेट टर्म है, इसको इससे जोड़ के नहीं देखना है, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनली कंक्लूजन आ गया है जब हमारे पास n इज इवन होगा। ओके, सो ये थे हमारे दोनों पॉसिबल इसके सिचुएशंस जहां पे n इवन एंड ऑड के लिए हमने प्रूव किया है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।